हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी हमने इसमें क्या देख लिया है मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ये लेसन हम देख रहे हैं और इसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स देख लिए। हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी। तो हमने सबसे पहले देखा था फ्रेंड्स, हमने क्या सबसे पहले देखा था कि सबसे पहले आए डोबरनियर के ट्रायड्स। ठीक है, उसके बाद ट्रायड्स के बाद क्या आया फ्रेंड्स, ट्रायड्स के बाद आया न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देन आया आपका मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताइएगा कि दो क्वेश्चन है आपके, कमेंट में बताना है। एक आपको बताना है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जब डिस्कवर हुई थी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, एक ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है लास्ट लेसन में से कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसने दिया था, जिसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी। ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। अब आज के लेसन में ये हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ था। आज के लेसन में फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे, आज के लेसन में जैसे ये पीरियोडिक टेबल है तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं पी ब्लॉक, दिस इसको डी ब्लॉक और इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ये जो नीचे जो है हमारा उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा सबसे पहले ऑफ-बाउ रूल का, उसके बाद हम देखेंगे जनरल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि पहले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ, अभी थोड़ा और देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो आएगा कि हम जो ये ब्लॉक्स होते हैं कौन से एस पी डी और एफ, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो आखिरी हम जो इसके बाद जो हमारा हमको क्या देखना है कि ये जो फैमिलीज होती हैं, जैसे ये वाली जो है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स, ये वाला जो है ये ग्रुप्स हैं। हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हम क्या बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आपकी ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, इनकी क्या फैमिली वाइज फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और आपको देख के अमेज होगा कि यू विल बी अमेज्ड कि इनकी सबकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। ठीक है, तभी तो ये एक फैमिली में है। ये सब हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है फ्रेंड्स कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे एक उसमें पीरियोडिसिटी होती है और एक स्पेसिफिक गैप के बाद वो रिपीट हो जाती है, वही तो पीरियोडिसिटी है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस देखेंगे कि वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये सब प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे टॉपिक में आएगा पीरियोडिसिटी, पर उसके लिए हमको ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं वो देखेंगे और हमारा ये वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफ-बाउ रूल। ये फ्रेंड्स हमारी पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑफ-बाउ रूल के बारे में। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक ये जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं फ्रेंड्स, शेल होते हैं। ठीक है, फिर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, फिर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने ये सब पढ़ा था कि n बराबर जो 1 शेल होगा उसके लिए अगर हम सब शेल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 0 to n-1। तो n के लिए कितने सब शेल होंगे, n बराबर 1 के लिए जो सब शेल होंगे वो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा l बराबर 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, s बोलते हैं। ठीक है, ये तो बताया था। इसी तरह से आप अगर सबके 2 के लिए निकालेंगे, n बराबर 2 के लिए, तो कितने शेल होंगे, l बराबर 0 और 1। ठीक है, मतलब आपके क्या हो जाएंगे s और p। फिर n बराबर 3 के लिए अभी आप निकालोगे तो 0 1 एंड 2, तो s p और d। ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने आपको बताया था कि सब शेल में ऑर्बिटल भी होते हैं, तो वो +L2 -L निकालते हैं। तो जो s सब शेल होता है उसके अंदर क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। जो p होते हैं उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह से d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे सब ये सब शेल को हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स हम, तो आप ये देखोगे सब शेल को हम कैसे लिखेंगे, जो 1 होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ 1s आता है। थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, 1s। 2s, 2 में क्या आता है, 2 वाले n में 2s आता है और 2p आता है। इसी तरह से 3 में क्या आता है, 3s 3p 3d आता है। 4 में क्या आता है, 4s 4p 4d 4f। 5 में 5s 5p 5d 5f आता है। ठीक है, उसी तरह से 6 में 6s 6d 6p सॉरी 6d। ये ऐसे हमको लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ऐसे लाइन, ये ऑर्बिटल्स आते हैं।
समझ में आ गया आपको? अब हमको अब्बा रूल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें लाइनिंग कर देंगे, एक यहाँ लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, बहुत सिंपल है, एक बार आप ड्रॉ करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहां से ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना है हमको, ये ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले फ्रेंड्स आएगा हमारे पास यहाँ पे 1s, फिर क्या आएगा देखो 2s 2p 3s 3p, 2s 2p 3s 3p, फिर क्या आएगा 4s 3d 4s, फिर 3d, देन हमारा 4p, फिर हमारा 3d 4p 5s, और 5s के बाद हम देखेंगे तो 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p, 4f 5d 6p। ठीक है, तो ये अभी तक हम यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या, अव्वा रूल क्या बताता है, अव्वा रूल ये बताता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो सबसे पहले कम जो सबशेल होगा उसको हमको पहले लेना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हम जो है एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम क्या आगे जाएंगे। तो अब जैसे 1s की सबसे कम एनर्जी है तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह से हमको भरना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको, ये अव्वा रूल है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसको हम फिल करेंगे। सबसे पहले जैसे हम हाइड्रोजन में देखते हैं, तो हाइड्रोजन में देखेंगे तो अब जैसे हमको हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालना है तो ये हाइड्रोजन है हमारा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा इधर हाइड्रोजन के लिए 1s1। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा। फिर हीलियम के लिए लिखेंगे तो 1s2, फिर उसके बाद लिथियम आएगा, तो हम लिथियम के लिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये तो पूरा भर गया। अब इसकी बारी आई है तो हम क्या लिथियम के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s1। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे अगर चलते गए और यहाँ पे मान के चलिए फ्लोरीन में, यहाँ बोरॉन के लिए लिखते हैं, चलो ये बेरिलियम छोड़ दो और यहाँ पे आ जाओ बोरॉन, तो ये 1 है, इसमें कितना 5 है, तो 1s2 2s2 पूरा भर गया। फिर अगला क्या आएगा 2p आएगा, तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक, इसी तरह से हम आगे आगे जाते जाएंगे। जब हम स्कैंडियम में आएंगे तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स 21, तो 21 को हम कैसे लिखेंगे, 21 1s2, फिर 2s2, फिर 2p में 6 आ गए, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, तो यहाँ कितने हो गए 2 4 10, 2 12, 12 और 6 18 और 2 20, और 20 के बाद क्या हो गया आपका 21 में 3d1 में आया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो आप तीन, और मैंने आपको बताया है अगर आप इसको कंसीडर करो हाइड्रोजन, फिर आप कंसीडर करो बोरॉन और यहाँ पे करो स्कैंडियम, तीनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स, एस सबशेल में जा रहा है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सबशेल में जा रहा है, और इसमें डी में। तो यही आधार है, यही बेसिस है ब्लॉक्स को बताने के लिए। ये जो एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये वाले और ये वाले, इन दोनों में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, एस में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद अगर आप इधर आ जाओगे तो यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पी में जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ गया ना पी में, ठीक है, और यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में। ठीक है, हमने जब एनर्जी के हिसाब से भरा तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये वाला एरिया जो है हमारा, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये डी ब्लॉक हो गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब हम इसकी अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फ्रेंड्स, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे जनरल किसकी लिखेंगे, एस ब्लॉक की, तो क्या लिखोगे NS1 या फिर 2, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन की लिखी ना यहाँ, जो भी उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 या 2। अब N का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आया 1s1, फिर यहाँ पे क्या आया 2s1, फिर ये 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक है, देखो सब में 1 1 1 आ रहा है। तो इसकी फैमिली, ये जो फैमिली है ना फ्रेंड, अल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको, तो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यही है। अगर आप इधर आ जाओगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s, इसका क्या 4 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2,
2s2, फिर इसमें क्या होगा, आखिरी में आएगा 3s2, इसमें आएगा 4s2, इसमें आएगा 5s2, 6s2, 7s2। मतलब अगर आप इस ब्लॉक की देखोगे तो वो क्या होगा कि प्रिंसिपल शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इस ब्लॉक की लिखना सीख लिया हमने। अब आया पी ब्लॉक। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी NS1 होती है और इसकी NS2, और पूरे इस ब्लॉक की देखोगे तो NS1 या 2। ठीक है, ये हो गया 1 से 2 या 1 या 2। अब बात आई किसकी, पी ब्लॉक की। तो हम पी ब्लॉक देखते हैं। अब ये देखोगे पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में आप देखोगे कि अगर इसकी देखें बोरॉन की तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, इसकी देखोगे तो क्या होगा, आखिरी में क्या आएगा, सिर्फ आखिरी की बात बता रहा हूँ, आखिरी में क्या आएगा 3s2, 3p1, इसका 4s2, 4p1, 5s2, 5p1। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि इस वाली फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होगी, या NS2 जितना ये है, आपने देखा ना 2s2, 2p1, मतलब ये n और ये n, ये होगी। इसकी क्या होगी फिर इसी तरह से NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5 और ये NS2, NP6। तो पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फ्रेंड्स, NS2, NP1 to 6। ठीक है, अब बात आई डी ब्लॉक की। ध्यान रखना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो है ये वाले मेटल्स हैं और ये वाले नॉन मेटल्स हैं, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है, वो क्या है आपके डी ब्लॉक है। ठीक है, तो डी ब्लॉक की जो केमिस्ट्री होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत रिसर्च होता है इनके ऊपर। तो डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैंने यहाँ एक एलिमेंट की लिखी थी, ये हमारा डी ब्लॉक कहाँ गया, ये। तो आपने देखा होगा कि यहाँ देखो आप, इसमें क्या है, देखो ये n क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट तो हो गया n, 4 हो गया, तो ये NS2 लिख दिया। उसके बाद एनर्जी 3D की एनर्जी ज़्यादा है, 4s2 की एनर्जी कम है, तो पहले 4s में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद जो है 3D भरना शुरू होगा। तो हमने इसी तरह से आगे भी होंगे, जैसे ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली जो सीरीज़ है ना फ्रेंड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 4s2, 3D1, 4s2, 3D2, 4s2, 3D3, 4s2, 3D4, इस तरह से होती जाएगी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं पर जनरल यही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसकी डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NS2, फिर उसके बाद यहाँ ध्यान रखना N-1 D1 to 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने सब सीख लिया। अब हमारा बाकी क्या है, सिर्फ एफ ब्लॉक है। अब एफ ब्लॉक का आप ध्यान रखना, एफ ब्लॉक में आप अगर यहाँ देखोगे, इधर आके देखो थोड़ा सा, ये यहाँ तक, ये देखो यहाँ कोई एफ नहीं है, फिर यहाँ तक नहीं है, फिर ये यहाँ पे एफ आया, यहाँ पे क्या आया, एफ आया। तो आप अगर ये इलेक्ट्रॉन सब टोटल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2, फिर इसमें 4, 2 इसमें आ गए, 2 + 2 4, प्लस इसमें 6 आ गए, 10, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, फिर 10 30, 36 38, 38 + 10 48, 48 + 6 इज 54, 54 + 2 56 और 57। मतलब जो 57 एटॉमिक नंबर होगा वो एफ ब्लॉक का होगा, क्योंकि उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ में जाएगा। तो आप ये देखोगे कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, एफ ब्लॉक में, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ गया फ्रेंड्स, आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में गया। तो अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये इधर देख, ये देखो आप, मतलब 4f है, 6s है, और आपका उसके बाद क्या है 5d भी है आपका। तो होगा क्या फ्रेंड, सबसे पहले आपका आएगा 4f, तो अब इसको आप सबसे ज्यादा 6 है तो यहाँ पे आप n लिखोगे, ns, ठीक, ns आ गया। फिर ये जो 4 है वो 6 - 2 है, तो आप क्या करोगे, n - 2f लिखोगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, इसमें कुछ, वैसे तो 5d जो है, 5d की एनर्जी 4f से ज्यादा है, लेकिन एक्सेप्शन है ये कि कुछ 1-2 एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d में चले जाते हैं, 4f पूरा नहीं भरता फिर भी 5d में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम 5d भी होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n - 1d हो जाएगा, क्योंकि 6 को हमने 6 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे n - 1 हो गया d। ठीक है, तो अब n - 2f है, तो इसमें f में आप देखोगे 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे 1 to 14। फिर n - 1d है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, और ns में हमेशा क्या रहते हैं, 2 रहते हैं। तो एफ ब्लॉक के लिए क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, n - 2, आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख दो, ns2, n - 1d 1 या 2, बस 1-2 इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन है इसलिए जाते हैं, और n - 2f 1 से 14। तो ये हमने फ्रेंड्स क्या सीख लिया, ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख ली। बहुत आईएमपी है, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है एमपीपीएससी में ये पूछी जा सकती हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट 3 नंबर में। अब क्या लिखना है, खाली ये लाइन लिखनी है आपकी, नहीं लिख के आओगे तो 3 नंबर चले जाएंगे। आप समझ सकते हो कि 3 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो ये फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान रखना।
ठीक है। इसकी क्या होगी 1s1, इसकी NS1, इसकी NS2 में होगी, फिर यहाँ पे NP1 2 3, इन सबकी सेम है। आप देखोगे अगर हीलियम की तो ये NS2 1s2 2s2, इसकी क्या होगी 2s2 2p6 3s2 3। अभी देखो यहाँ एक्सेप्शन है, हीलियम में क्या होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाता है, फिर भी इसको यहाँ रखते हैं, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6 7s2 7p6। ठीक है। अब देखोगे जो ये पीरियड है, जैसे फर्स्ट पीरियड है तो इसमें n बराबर 1, सेकंड पीरियड है तो n बराबर 2, थर्ड पीरियड है तो n बराबर 3, इस तरह से है। ठीक है। तो आपको ये याद करना है, फैमिली की भी करना है और ब्लॉक की भी करना है। यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब हम जो क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अब हमारी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हमारी जो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो फ्रेंड्स आप ये प्रॉपर्टीज देखोगे तो आप पीरियोडिक टेबल में देखो यहाँ में मतलब क्या है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप ये देखोगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करूँ एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस में अगर हम एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दें तो क्या होता है कि जैसे हम इधर अलोंग, इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स अलोंग द पीरियड और एक करते हैं ग्रुप। अलोंग द पीरियड करते हैं और एक अलोंग द ग्रुप करते हैं। तो अलोंग द पीरियड करने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे क्या होगा, अगर हम ऐसे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कम होगा, ये हमको बताना है। ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। और ग्रुप में क्या होता है ऐसे कि इधर जाएंगे तो क्या होगा इस तरह से। तो एटॉमिक रेडियस में फ्रेंड्स क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में क्या होता है कि जब हम ऐसे जाते हैं तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस कम होता है, और हम जब ऐसे टॉप टू बॉटम जाएंगे अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखना। अब इसका रीजन मैं बता देता हूँ। इसका रीजन क्या है फ्रेंड, जैसे आप ये देखोगे कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखते हैं हम, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1 है, और अगर आप नियॉन की देखोगे तो 1s2 और 2p6 है। इसका मतलब क्या है कि जो मेन शेल है वो क्या है 2e है, मतलब इनमें ये ऐसे न्यूक्लियस है, एक ये 1 है और एक ये ऐसे 2 है। ठीक है। ये है तो जो मेन शेल है वो नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। लिथियम में प्रोटॉन कितने थे, लिथियम में प्रोटॉन कितने थे फ्रेंड्स, 3 थे। बेरिलियम में कितने थे, 4 थे। 5 6 7 8 9 और 10, इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें 10 प्रोटॉन है, लेकिन शेल की संख्या तो वही है। तो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये चीज नहीं बढ़ रही। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ता जा रहा है। तो साइज क्या होती जाएगी फ्रेंड, छोटी होती जाएगी। तो इसीलिए जो यहाँ पे क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है, जब हम अलोंग द पीरियड बात करेंगे तो वो क्या होगा, साइज जो होगी वो घटती जाएगी। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है साइज। एटॉमिक रेडियस को भी अलग अलग, क्योंकि हर एटम जो है उनकी बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होने के कारण हम उनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना, मैं बता दूंगा, बट मेन आप समझिए कि साइज जो होती है वो अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं वो साइज क्या हो जाती है, वो साइज घट जाती है। अब बात है इधर ग्रुप की। तो आप अगर देखोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसके एंड में आता है 2s1 3s1 4s1। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है और खाली एक शेल है। लिथियम में न्यूक्लियस एक शेल और 2 शेल, न्यूक्लियस एक शेल 2 शेल 3 शेल, इस तरह से यहाँ तो शेल भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोटॉन और यहाँ पे 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 19 प्रोटॉन, लेकिन शेल भी बढ़ता जा रहा है। और दोनों इफेक्ट में से ये शेल के बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा है। तो इसलिए क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, नीचे आते हैं तो बढ़ जाता है, साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। तो आप एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे तो हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक कोवेलेंट रेडियस होता है, एक वॉन डेर वाल्स होता है, एक मेटेलिक भी होता है। तो जैसे जो एटम बॉन्ड करते हैं ना उनका जो रेडियस पढ़ते हैं जैसे कोवेलेंट, तो उनमें क्या होता है कि जैसे ये बॉन्डेड जो न्यूक्लियस, जैसे दोनों बॉन्डेड है, इनके बीच में एक बंध बना हुआ है। ठीक है, अभी बंध पढ़ेंगे हम। बंध में क्या होता है, दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो उसको बंध बोलते हैं, अभी इतना समझ लो। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये इतना डिस्टेंस है, इन दोनों के जो डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो वो कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है। वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है कि जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, ये दोनों नॉन बॉन्डेड है ना, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको आधा कर दो, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसको आधा कर दो, तो वो क्या हो जाता है, वॉन डेर वाल्स रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक रेडियस मे बी डिफाइंड as the distance from the center of nucleus to the outermost shell containing electrons. Depending upon the nature of bonding in the atom, these are covalent radius, van der Waals radius and metallic radius. Clear? First, covalent radius, 1/2 of the distance between the center of the nuclei of two adjacent similar atoms joined to each other by a single covalent bond is known as covalent radius. For example, chlorine bond distance is 198 picometer, covalent radius of chlorine is 99 picometer। इसका मतलब ये है कि जैसे ये क्लोरीन Cl2 होता है ना, तो ये यहाँ पे क्लोरीन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारा 198, तो इसको आधा कर दो तो ये 99 पिकोमीटर। व्हाट इज पिकोमीटर,
10⁻⁻12 मीटर, बहुत छोटे होते हैं तो ये यूनिट ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला वॉन डेर वाल रेडियस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम, ध्यान रखना सिमिलर एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज नॉन एज वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। फिर पढ़ देता हूँ, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज नॉन एज वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे Cl2 यहाँ पे Cl2 ये तो ये बॉन्डेड नहीं है, तो इनके जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या होगा वॉन डेर वाल। तो ध्यान रखना थोड़ा लिखने में, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये तो लिख ही लोगे, बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम ये भी लिख लोगे, बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बिलोंगिंग टू टू मतलब ये नेबरिंग मॉलिक्यूल, ये वाला एक मॉलिक्यूल हो गया, ये वाला एक मॉलिक्यूल हो गया, दोनों पड़ोसी हो गए, तो ये सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट बस। मेटेलिक रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल इज नॉन एज मेटेलिक रेडियस। ये मेटल क्या होता है, मेटल के ऐसे क्रिस्टल होते हैं, जैसे सोडियम है इस तरह से, तो ये इस तरह से ऐसे इनका बंद होता है, तो ये एडजेसेंट है, इनका आधा कर दो डिस्टेंस, तो ये मेटेलिक रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल इज नॉन एज मेटेलिक रेडियस, ये हो गया। अब हम ट्रेंड मैंने आपको बताया, तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, व्हाई, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी बताया। अलोंग द ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which causes an increase in the number of shells and increase in shielding effect, okay। तो as we move from top to bottom atomic radius increases due to increase in the principal, मैंने आपको बताया ना शेल बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, फिर ये यहाँ देखो, अब ये मान के चलो ये आउटर मोस्ट है, तो यहाँ बीच में है, तो अब ये साइज छोटी होगी तो कैसे होगी, न्यूक्लियस और इसके बीच में जो अट्रैक्शन, लेकिन ये बीच में ये शेल आ गए, तो ये क्या करेंगे, ये इसकी और इसकी अट्रैक्शन को कम कर देंगे, तो इस फैक्टर से भी क्या होगी, साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। आयनिक रेडियस की बात करते हैं। आयन फॉर्म्ड, आयन कैसे बनते हैं, आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम आर नोन एज कैटायन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द न्यूट्रल एटम दे फॉर्म एन एनायन। Effective distance from the center of the nucleus of ion up to which it exerts its influence on the electron cloud is known as ionic radii. Ionic radii change in the same trend as atomic radius. It decreases along this period from left to right and increases down the group. अभी ionic radius में बता देता हूँ आपको, जैसे ये Cl है, अब Cl क्लोराइड यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप देखोगे कि प्रोटॉन कितने हैं 17 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 हैं। अब आप इसमें क्लोरीन नेगेटिव बनता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये एक्स्ट्रा ले लेता है तो यहाँ क्या होता है कि ये क्लोराइड हो गया यहाँ पे, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी प्रोटॉन की संख्या तो वही 17 रहेगी, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो तो 17 ही है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 18 हो गए तो क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज कम हो गया है, बाहर ज़्यादा है, तो ये प्रोटॉन जो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है, बाहर ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा नेगेटिव का। तो हमेशा क्या होगा कि न्यूट्रल एटम अगर देखोगे और एनायन को देखोगे तो न्यूट्रल एटम का रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर बात करते हो आप किसकी, अगर कैटायन की बात करो तो कैटायन जैसे क्या है, सोडियम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम सोडियम की, यहाँ बात करते हैं सोडियम पॉजिटिव की। तो सोडियम में आपके कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 11 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 11, यहाँ कितने हैं इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 11 ही हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, नहीं तो वैसे तो 11 थे तो न्यूट्रल था। अब क्या हो गया कि ये ज़्यादा हो गया, तो पहले तो क्या था कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रह गए और प्रोटॉन 11 हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे एक से ज़्यादा प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा कैटायन की साइज न्यूट्रल एटम से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है एनायन, अगर एक ही एटम की बात करें तो सबसे उसकी जो एनायन बनेगा वो सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम उससे छोटा, फिर सबसे जो छोटा रहेगा वो कैटायन रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा, तो ये हम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो जनरल बात हो रही है कि जैसे पीरियोडिक टेबल है आपकी, तो अभी अगर मैं पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊं, ये जैसे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या कौन से आयन बनेंगे इस वाली फैमिली में, हमेशा ये बेरिलियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, ऐसे। तो अगर इनकी बात करेंगे तो आप मुझे बताओ कि बेरियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा। तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ती है, तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम की साइज सर सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर सबसे छोटा आपका क्या है, बेरिलियम है। और अगर आप इधर जाओगे, जैसे बेरिलियम 2+ है, फिर आपका ये बोरॉन का 3+ बनता है, कार्बन का 4+ बनता है, तो इनमें
कार्बन 4 बेरिलियम ऐसे जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है, बेरिलियम 2+ की साइज सबसे ज़्यादा, फिर इधर फिर इधर, ठीक है। तो यही ट्रेंड जो एटॉमिक रेडियस में होता है वही आयनिक रेडियस में भी होता है। ये हो गया हमारा। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है फ्रेंड? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे सोडियम है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दो, फिर ये 1 वाला शेल बना दो, 2 वाला बना दो, 3 वाला बना दो। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये होती है। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब यहाँ पे 2s में क्या होगा? 2s में भी 2, फिर 6 इलेक्ट्रॉन और भी हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो उसके बाद 3s में 1 हो गया, ठीक है, 3s में 1 हो गया। अब जब 3s में 1 हो गया फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, ठीक है, गैसियस सबसे पहले इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैसियस स्टेट में जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसी एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है, ठीक है। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आपको बताना है कि क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको अगर कोई जैसे न्यूक्लियस है, ये जैसे यहाँ पे मैंने जैसे न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस है, ये 1 है, 1 2 3, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा 3s1 में। अगर ये न्यूक्लियस इसको बहुत तेजी से खींचेगा तो क्या ये निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, ये इजीली नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि ये इसको ज़्यादा तेजी से नहीं खींचेगा तो ये इजीली निकल जाएगा। एक फैक्टर तो ये भी होता है। दूसरा एक फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप देखोगे कि क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो आप अभी हम आगे देखेंगे कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। जैसे सोडियम है तो 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s1, ये आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 लिख दो, इन दोनों में मिला के 8 है तो यहाँ 8 लिख दो, और उसके बाद यहाँ 1 है। अब देखो हर कोई क्या चाहता है? हर कोई चाहता है कंप्लीट होना, स्टेबल होना चाहता है। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है? अब इसके 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3s में 1 आएगा, फिर 3p में 6 आएंगे, और 3d में 10 और आएंगे। तो मतलब टोटल अगर कुल मिला के 18 यहाँ पे हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा पूरा। लेकिन क्या है 17 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है? नहीं है। इजी क्या है इसके लिए? ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, और रिमूव कर देगा तो क्या बन जाएगा? ये 1s2, 2s2, 2p6, मतलब इसका सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। अब पूरा का पूरा ये वाला पूरा खाली हो गया, ये पूरा भर गया और ये पूरा भर गया, मतलब जितना है उतना पूरा है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसलिए सोडियम जो होता है ना, ये हमारा सोडियम, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगर इजीली दे देता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये क्या है? मेटल है। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है वो सब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है, तभी तो इजीली दे देते हैं। और आप अगर इनकी बात करोगे नॉन मेटल्स की, ये तो इनमें क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? हमेशा ज़्यादा इसलिए होती है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन की देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो इसके लिए लेना आसान है, ये ठीक है। इसके लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इधर ज़्यादा होगी। तो हम जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या होगा, अगर इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इधर नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी, ठीक है। इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो कम होगी। मतलब अगर आप सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी और सीसीएम की कंपेयर करोगे तो जो सीसीएम है उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा बहुत है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली है, न्यूक्लियस दूर है, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी में ये चलता है। एटॉमिक रेडियस में क्या था? यहाँ तो डिक्रीज हो रही थी और यहाँ इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी में उल्टा है। आपको सिर्फ एटॉमिक का ध्यान, साइज का ध्यान रखना है। साइज इधर जो होता है वो डिक्रीज होती है और नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होता है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इधर जाएंगे, अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप, अलॉन्ग द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज, मतलब नीचे मतलब नीचे, इधर मतलब इंक्रीज, ठीक है। अब बात आती है हमारी अगली प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इसको पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी required when an electron is removed from the outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. Generally left to right in period, ionization energy increases
वेयर एज मूविंग डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, ठीक है। बट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल एंड दस हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर क्या होता है कि जैसे ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हम लिखते हैं ना बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर इधर जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए। होता क्या है ये, क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या होगी 1s2 2s2 2p3, और इसकी लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4। अब क्या है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या होता है, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो ये अपनी स्टेबिलिटी क्यों खराब करेगा, तो इसलिए बहुत मुश्किल है इसका इलेक्ट्रॉन निकालना, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, अब अगला जो हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है फ्रेंड, ध्यान रखना कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस, फिर से हम आ गए तो न्यूक्लियस, ये शेल है। अब यहाँ पे अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एटम होगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज चेंज इन एंथैल्पी विच टेक्स प्लेस व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट एनायन। जैसे क्लोरीन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड सेम होता है। मतलब अगर ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है और नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। इसका मतलब कि अगर आप इधर इधर गाते गए तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है वो बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने की पावर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड व्हाइल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये जो हेलोजन फैमिली होती है ये एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? ये जैसे हेलोजन फैमिली होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन देना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नॉन मेटल हैं सारे, नॉन मेटल जितने भी नॉन मेटल है ना उनकी ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एकदम निकलेगी एनर्जी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो नो हेलोजन फेमस है अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसकी है फ्रेंड, क्लोरीन की। होना चाहिए किसकी, फ्लोरीन की। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसलिए कि फ्लोरीन बड़ा छोटा होता है और छोटे होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रिपल्शन करता है, तो रिपल्शन के कारण एनर्जी इतनी निकल नहीं पाती। क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, बहुत एनर्जी निकलती है। अब हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है कि जैसे ए और बी हैं, दो बॉन्डेड एटम है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जो जैसे शेयर, अगर हमने कोई शेयरिंग करी तो बराबर बराबर शेयरिंग होनी चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों यहाँ बराबर होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से ज़्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर है वो यहाँ खिसक जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खिसकाने की पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सीसीएम सबसे कम है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है इसका भी वही है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा लेसन खत्म है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, तो आप ये बता देना। अगर ज़्यादा नंबर में आया, 11 नंबर में अगर आ गया तो आपको टेबल बनानी भी पड़ेगी। तो टेबल आप बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए, तो आप इजीली टेबल बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ऐसा चाहते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मिल रही तो मैं पूरा लेसन सिर्फ पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं वही बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है डॉबर्नियर ट्रायड्स, वो पहले आया था 5 साल पहले, इसलिए शायद यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने आपको बताया ट्रायड्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।